हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपसे हम बात करने वाले हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के बारे में। ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट क्या होता है। चलिए देखिए, मैनेजमेंट के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। शादी है। अब शादी में लड़के के पिताजी ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने बेटे की शादी करानी है। अब अपने बेटे की शादी करानी है, बड़े धूमधाम से करानी है। तो वो क्या काम कर रहे हैं, खुद ही जाकर के फटाफट से हलवाई वाला जो काम है वो खुद कर रहे हैं। अच्छा, शादी के जो फेरे होंगे वो फेरे कराने वाले पंडित जी भी खुद ही बन रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जितने भी सारे काम होते हैं शादी के अंदर, वो सभी के सभी काम है जो वो खुद कर रहे हैं। क्या कभी ऐसा होता है, आपने किसी शादी में ऐसा कभी देखा है क्या कि एक ही व्यक्ति सारे काम करता है? मतलब वही व्यक्ति टेंट लगा रहा है, वही व्यक्ति क्या काम कर रहा है, हलवाई का काम कर रहा है, वही व्यक्ति खाना बना रहा है, दूसरों को भी वही खिला रहा है और पंडित जी बनकर के फेरे भी वही करा रहा है। क्या ऐसा आप लोगों ने कभी देखा है क्या? बोला सर हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। तो सेम इसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर भी होता है कि बिजनेस के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सभी प्रोसेस एक व्यक्ति नहीं करता है। ठीक है। अब इस शादी वाले एग्जाम्पल के अंदर छोटी सी बात समझना, वो लड़के के पिताजी जो हैं वो क्या काम करते हैं, वो काम दूसरे को सौंपते हैं। किसको देते हैं वो काम, वो समझना मेरी बात। वो काम देते हैं हलवाई वाला अलग से अपॉइंट करते हैं। ठीक है। टेंट लगाने वाले को अलग से अपॉइंट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा फेरे कराने के लिए पंडित जी को अलग से अपॉइंट करते हैं। सारे काम खुद अकेले नहीं करते, दूसरों को अपॉइंट करते हैं। अब दूसरों को अपॉइंट करके वो क्या बताने वाले हैं, वो ये बता रहे हैं कि आपको काम करना है, मैंने आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी दे दी है, मैंने आपको आपकी लायबिलिटी बता दी है। हलवाई को बता दिया क्या क्या मेन्यू कार्ड में उसने लिख दिया कि क्या क्या खाना बनेगा, कितनी क्वांटिटी में बनेगा। टेंट वाले को बता दिया कि कैसे डेकोरेशन करना है, फूल कितने लगाने हैं, टेंट का कपड़ा कितना लगेगा, किस एरिया के अंदर टेंट लगाया जाएगा। ठीक है। पंडित जी को बता दिया है कि कितने बजे आपको आना है, कितने बजे फेरे होंगे, वो सब आप बता देना। मतलब हर एक पर्सन को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ड्यूटी दे दी, उसको लायबिलिटी बता दिया है कि आपका काम क्या है। सेम ऐसा ही बिजनेस के अंदर होता है। जो हमारा बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन होता है या फिर जो मैनेजर होता है वो दूसरे से काम कराता है। ठीक है। वो ये कहता है कि आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, एक पर्सन को ये बोल दिया। दूसरे पर्सन को बोला कि जो रॉ मटेरियल लेकर के आएगा उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है। तीसरे पर्सन को बोल दिया कि मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो फिनिश गुड्स हमारा तैयार हो जाएगा उसे आपको पैक करना है। चौथे को बता दिया आपको मार्केटिंग का काम करना है। पांचवें वर्कर को बता दिया कि आपको सेल्स करना है। छठे वर्कर को बता दिया आपको डिलीवरी करनी है। मतलब एक ही व्यक्ति सारा काम नहीं कर रहा है, एक ही व्यक्ति सारा काम नहीं कर रहा है, वो एक व्यक्ति दूसरों से काम करवा रहा है। ये दूसरों से कार्य करवाने की जो कला है, ये आर्ट है, ये हमारी क्या कहलाती है, मैनेजमेंट, प्रबंध कहलाती है। ठीक है। जो मैंने आप लोगों को नोट्स में लिखवा रखा है वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। देखिए आप लोग यहाँ पर बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है। देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ये रहा आपका मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ये मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मैंने क्या लिख रखा है उसको समझना पहले आप। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के अंदर लिख रखा है कि मैनेजमेंट वर्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, मैनेजमेंट वर्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मानव से, मैन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये देखो मानव से जुड़ा हुआ है। और मैनेजमेंट में मानव से मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज से। ठीक है। और मैनेजमेंट में मानव से मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज से। देखो मैनेजमेंट जो है वो एक मानव के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और जो मानव इस मैनेजमेंट को करता है उससे हम क्या कहते हैं, मैनेजर। ठीक है। अब ये जो मैनेजर है आप लोगों का, ये दूसरों से काम करवाता है। अब दूसरों से जो काम करवाता है वो पर्सन भी कौन होते हैं, वो भी मानव ही होते हैं ना। वो पेड़ पौधे थोड़ी होते हैं क्या, वो मशीनें थोड़ी होती है, वो मानव होता है। मानव ही दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है। तो मैनेजमेंट जो शब्द है वो मानव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है। अब देखना है इसका मैनेजमेंट को मैंने इंग्लिश में किस तरीके से यहां पर क्लासिफाई किया हुआ है। देखो आप लोग, मैंने लिखा है मैनेजमेंट को मैन प्लस अरेंज प्लस टी, ठीक है, इक्वल टू मैनेजमेंट।
यहां पर मैन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बिजनेस के अंदर, एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्मली 3 रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट कौन सा आपका? ह्यूमन रिसोर्स। सेकंड कौन सा आपका? फिजिकल रिसोर्सेज। और थर्ड कौन सा आपका? फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, ये 3 रिसोर्सेज आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल होगा। यहां पर जो फर्स्ट रिसोर्सेज आता है वो होता है ह्यूमन, दूसरा आता है फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज की यदि मैं बात करूं तो क्या क्या होता है? जैसे मशीन, लैंड, बिल्डिंग, ये आपका फिजिकल रिसोर्सेज होता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है, ये होता है आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट में हम बात किसकी कर रहे हैं यहां पर? ह्यूमन रिसोर्सेज की। क्यों? अरेंज का मतलब यहां पर क्या होता है? अरेंजमेंट। और टी का मतलब क्या बताया मैंने आप लोगों को? टैक्टफुली। टैक्टफुली का मतलब होता है चातुर्यपूर्ण तरीके से, अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्था करना, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है मानवीय संसाधन। ठीक है, तो वापस सुनना मेरी बात। यहां पर मैंने मैनेजमेंट को 3 वर्ड में क्लासिफाई किया, मैन प्लस अरेंज प्लस टी। इसका मीनिंग क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ मैन इट्स कोल्ड मैनेजमेंट। दोबारा सुनना, द अरेंजमेंट ऑफ मैन इट्स कोल्ड मैनेजमेंट। मैंने क्या काम किया? अरेंजमेंट कर दिया। किसका? मैन का। और इट्स कॉल्ड क्या? मैनेजमेंट। मतलब कौन सा मैन क्या काम करेगा अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक टीचर है, उन टीचर के पास क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है अकाउंट्स पढ़ाने की। ठीक है, अब बहुत अच्छी क्वालिटी उनकी अकाउंट्स पढ़ाने की है और मैं उनसे कहूं कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ाइए, क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो अपनी बेस्ट क्वालिटी इकोनॉमिक्स में दे सकते हैं? बोला सर नहीं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनकी बेस्ट क्वालिटी है किसमें? अकाउंट्स में। तो कौन सा पर्सन क्या काम करेगा, कब करेगा, ये अरेंजमेंट करना ही हमारा क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। बिल्कुल राइट। अब देखो इसे हिंदी में किस तरीके से मैंने क्लासिफाई किया है। हिंदी में मैंने 2 वर्ड से इसे क्लासिफाई किया है, प्र प्लस बंध। प्रबंध को मैंने 2 भागों में बांट दिया, प्र प्लस बंध। प्र का मतलब क्या होता है? प्रभावशाली। और बंध का मतलब होता है व्यक्तियों के समूह को आपस में जोड़ना। ये आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। बंध का मतलब क्या होता है? किसी भी 2 चीज को आपस में जोड़ना। ठीक है, ये 2 चीज को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है आप लोगों का? बंध कहलाता है। ठीक है, तो प्र का मतलब यहां पर है प्रभावशाली और बंध का मतलब है व्यक्तियों के समूह को आपस में जोड़ना। तो प्रबंध का मतलब क्या होता है? प्रबंध का मतलब होता है व्यक्तियों के समूह को प्रभावशाली तरीके से, लेकिन व्यक्तियों के समूह को प्रभावशाली तरीके से आपस में जोड़ना, इफेक्टिव तरीके से आपस में जोड़ना। देखिए क्या लिखा है? प्रभावशाली तरीके से व्यक्तियों के समूह को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? आपका प्रबंध कहलाता है। ठीक है, ये था आपका हिंदी के अंदर मीनिंग। आगे मैं बात करता हूं इसके एलिमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट की यदि मैं बात करूं तो यहां पर हमारे पास 6 एलिमेंट्स होते हैं। कितने? 6 एलिमेंट्स। पहला आपका होता है मैन, दूसरा होता है मनी, तीसरा होता है मशीन, चौथा होता है मेथड, पांचवा आपका मटेरियल और लास्ट एंड फाइनल होता है मार्केट। पहला कौन सा? मैन, दूसरा मनी, तीसरा मशीन, चौथा मेथड, पांचवा मटेरियल और 6th होता है मार्केट। इसे हम 6M भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का 6M, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि 6M कौन कौन से होते हैं। तो 6M के अंदर ये आपका आता है। अब इसको समझना, देखो किसी भी बिजनेस के अंदर, अब बिजनेस कहां से आता है पहले उसे समझना। बिजनेस आता है सोसाइटी से, हाउस होल्ड से आपका आता है बिजनेस। अब सोसाइटी से बिजनेस आता है तो सोसाइटी बिजनेस को क्या क्या देता है और कैसे कैसे देता है वो समझना। अब सोसाइटी सबसे पहले क्या देता है? मैन देता है। सबसे पहले देगा मैन। ठीक है, वो मैन आपका कोई भी हो सकता है। वो मैन आपका बिजनेसमैन हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, आपका वर्कर हो सकता है, ठीक है, आपका एम्प्लॉय हो सकता है। सबसे पहले सोसाइटी ने बिजनेस को क्या दिया? मैन। मैन आएगा, मैन साथ में लेके आएगा मनी। मैन आएगा, मैन साथ में लेकर के आएगा मनी। ये मनी खुद का भी हो सकता है, इसके अलावा बैंक से लोन लेकर के भी ला सकता है, इसके अलावा वो क्या कर सकता है? अपने रिलेटिव से या फिर अपने फ्रेंड से लोन लेकर के भी वो मनी ला सकता है। तो मैन आया, मैन लेके आया साथ में मनी। मनी जैसे ही हमारे पास आता है, मनी से हम परचेज करते हैं मशीन। जैसे ही हमने मशीन परचेज की तो हम अपना मेथड लगाएंगे कि हमें किस तरीके से क्या करना है, अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? मटेरियल लेकर के आएंगे और मटेरियल लेकर के हमने अपना क्या काम कर दिया? प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। प्रोडक्शन बन के तैयार हो गया, गुड्स हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक है, सर्विस बन के हमारी तैयार हो गई है। अब हम उसे कहां पे बेचेंगे? अब बेचेंगे हम उसे कहां पर? मार्केट में।
ठीक है। और मार्केट भी कितने तरीके के होते हैं? 2 मार्केट होते हैं, पहला आपका फिजिकल मार्केट और दूसरा वर्चुअल मार्केट। फिजिकल मार्केट की यदि मैं बात करूं तो जहां पर आपका सेलर और परचेजर दोनों फेस टू फेस अवेलेबल होते हैं। और वर्चुअल मार्केट की यदि मैं बात करूं तो जैसे कि ऑनलाइन मार्केट, ठीक है। तो ये आपके 6M होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट होते हैं, जो कि इफेक्टिव तरीके से बिजनेस के अंदर वर्क करते हैं। ये 6M कौन कौन से? पहला आपका मैन, दूसरा मनी, तीसरा मशीन, चौथा मेथड, पांचवा मटेरियल और 6th मार्केट। मैन आता है मनी लेकर के, मनी से हम मशीन परचेज करते हैं, मशीन से हम मेथड यूज करते हैं। मेथड किस लिए यूज करेंगे? मटेरियल को बनाने के लिए। मटेरियल हमने बनाया, उस मटेरियल को हम कहां पर बेचेंगे? मार्केट में बेच देंगे। तो ये था आपका एलिमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट। आप यहां तक नोट्स पढ़िए, कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं हमारे इसी टॉपिक के अंदर ही डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। पढ़िए अभी आप सभी लोग नोट्स, यहां पर भी पढ़ सकते हैं आप लोग। नाउ वी कैन स्टार्टेड द डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट। हम डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं आप लोगों के सामने। देखिए, डेफिनेशन जो है मैनेजमेंट की बहुत से लोगों ने दी है, बहुत सारे राइटर अवेलेबल हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन के लिए। मैं कुछ राइटर्स आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं कि किस राइटर ने डेफिनेशन मैनेजमेंट की किस तरीके से दी है। चलिए देखिए आप लोग यहां पर कुछ डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन जो है मेरी पार्कर फोलेट की है। पहली डेफिनेशन जो है मेरी पार्कर फोलेट की वो बेसिक डेफिनेशन है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया है। क्या बताया है वो देखना, यहां पर लिखा भी हुआ है, प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। दूसरे कौन है यहां पर? दूसरे हमारे एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, हमारे फोरमैन, हमारे सुपरविजन, हमारे वर्कर्स हैं। इनसे कार्य कैसे करवाना है, ये कार्य करवाने की कला ही क्या कहलाती है? आपकी प्रबंध कहलाती है। ये बात किसने बोली आप लोगों से? मेरी पार्कर फोलेट ने। अच्छा, ये डेफिनेशन प्रूव क्या करती है? यहां पे लिखा भी हुआ है, दिस डेफिनेशन इज प्रूव दैट मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी एंड आर्ट। मतलब आप लोगों की डेफिनेशन प्रूव कर रही है कि जो मैनेजमेंट है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रिया है, तथा इसके साथ साथ ये आर्ट है, कला है, ठीक है। कला किस लिए है? क्योंकि हम दूसरों से काम करवा रहे हैं। अब दूसरों से काम करवाना कोई आसान बात नहीं होती है। अब किस तरीके से हम काम कर रहे हैं? कुछ लोग क्या होता है, फाइनेंशियल चीजों के लिए वो काम करते हैं, जैसे कि कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, सैलरी तो काम करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनल रेस्पेक्ट के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से हम उनसे काम करा सके, तो ये बात आती है यहाँ पर। तो मेरी पार्कर फोलेट ने आप लोगों से क्या कहा कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। और ये डेफिनेशन क्या प्रूव करती है? दिस डेफिनेशन इज प्रूव दैट मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी एंड आर्ट। मतलब ये एक मानवीय क्रिया है और साथ ही साथ क्या है? कला है। क्या कला है? मैनेजमेंट एक कला है, ठीक है, प्रबंध एक कला है। सेकंड डेफिनेशन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। सेकंड डेफिनेशन जो दी है वो दी है लॉरेंस एप्पले ने। लॉरेंस एप्पले क्या कहते हैं यहां पर? अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से। अन्य व्यक्ति कौन है? जो अन्य व्यक्ति वही है, हमारे वर्कर, हमारे जो एम्प्लॉई हैं, हमारे फोरमैन, हमारे सुपरवाइजर। अन्य व्यक्ति ये हैं, मतलब दूसरे व्यक्ति। अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से, मेहनत पूरी की पूरी हमारा कौन कर रहा है? वर्कर कर रहा है, प्रयास वो कर रहा है, ठीक है। अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम कौन प्राप्त कर रहा है? परिणाम हमारी पूरी संस्था प्राप्त कर रही है, ठीक है। अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही आपका प्रबंध कहलाता है। बिजनेसमैन है, ठीक है, मान लीजिए हमारा अच्छा सा बिजनेस चल रहा है, ये हमारा बिजनेस। इस बिजनेस के अंदर वर्कर काम कर रहा है। इस बिजनेस के अंदर जो वर्कर काम कर रहा है, सुनना मेरी बात, वो वर्कर जो है पूरे अपने इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है। अब एंड में क्या होता है कि इस बिजनेस का प्रॉफिट में इंक्रीजमेंट होता है। अब हमारे बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट है वो यही है, क्या? कि प्रॉफिट में इंक्रीजमेंट। मेहनत किसने की? मेहनत की आपके वर्कर ने। अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। और ये डेफिनेशन क्या प्रूव करती है? देखिए यहां पर, दिस डेफिनेशन इज प्रूव दैट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी।
यह डेफिनेशन यह प्रूव करती है कि मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट करने के पीछे कुछ ना कुछ गोल होता है और उस गोल को अचीव करना ही हमारा मैनेजमेंट का सबसे पहला काम होता है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। ये हम पढ़ेंगे प्रबंध की विशेषताओं में, जो कि हमारे डेफिनेशन से प्रूव होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन दी है हॉरेल्ड कुंटज ने। हॉरेल्ड कुंटज क्या कहता है? प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों के द्वारा एवं समूहों में कार्य करवाने की कला है। प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों के द्वारा एवं समूहों में कार्य करवाने की कला है। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने डिस्क्रिप्टिव तरीके से रखना चाहता हूं कि औपचारिक समूह क्या होता है और अनौपचारिक समूह क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जो संस्था के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। सर कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसको समझो। पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके नीचे काम करने वाला कौन? मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसके नीचे काम करने वाला कौन? लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने काम की रिपोर्ट किसे देगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने काम की रिपोर्ट किसे देगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। ये क्या हो रहा है? ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया है। ठीक है, यहां पर यह बताया जाता है कि कौन सा वर्कर किस स्टेज पे काम कर रहा है, उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या लायबिलिटी है। ठीक है, अब मैनेजमेंट जो होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। अब बात करते हैं हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जैसे दशहरे के मेले में भाई रावण दहन का जो मेला लगता है उसमें जितने भी लोग इकट्ठे हुए रहते हैं वो सभी की सभी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बिजनेस के अंदर भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल होता है। कई लोग कहते हैं ये तो मेरा रिश्तेदार है, ये तो मेरा फ्रेंड है, ये तो मेरी जाति का है। मतलब जो रिलीजन से, आपके रिलेशन से, लव एंड केयर से, इससे क्या होता है, इफेक्ट करता है, वो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, जो कि बिजनेस के द्वारा या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। अब बात करता हूं मैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट जो होता है वो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करता है। कहां पर? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करता है। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको जस्ट बताया ही अभी, जैसे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर यही लिखा है कि प्रबंध जो औपचारिक रूप से संगठित समूहों के द्वारा एवं समूहों में कार्य करवाने की कला है। समूहों में कार्य करवाने की कला का मतलब क्या होता है? जो मैनेजमेंट होता है वो समूह के अंदर कार्य करवाता है, ग्रुप के अंदर काम करवाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पर्सनल आप लोग वर्क करते रहिए, नहीं, आपका पूरा एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसके अंदर वर्क कराया जाएगा। इससे क्या प्रूव होता है? इस डेफिनेशन से प्रूव होता है कि दिस डेफिनेशन इज प्रूव दैट मैनेजमेंट इज अ फॉर्मल एंड ग्रुप एक्टिविटी। मतलब औपचारिक क्रिया के साथ साथ ये एक ग्रुप एक्टिविटी भी है। ठीक है, जो कि समूह के अंदर ये कार्य करवाती है। ये थी आपकी 3 डेफिनेशन। 4th डेफिनेशन की बात करता हूं मैं। 4th है गुलिक की डेफिनेशन। गुलिक क्या कहते हैं वो समझो। गुलिक कहते हैं संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग ही प्रबंध है। देखिए, संस्था के उद्देश्य मान लीजिए प्रॉफिट कमाने का है। संस्था का पूरा उद्देश्य है कि मेरे को एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कमाना है और अच्छे मार्जिन से प्रॉफिट कमाना है। तो यहां पर यही बोला है प्रोफेसर गुलिक ने कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग। अब भौतिक संसाधन के ऊपर उपयोग कौन करेगा? मानव ही करेगा ना। मानव ही तो इफेक्टिव यूज कर पाएगा उस फिजिकल रिसोर्सेज का, भौतिक संसाधन का। भाई मानव ही तो है जो मशीन ठीक से चला सकेगा, मानव ही तो है जो मटेरियल अच्छे से प्रोड्यूस कर सकेगा। अब मैन विद फिजिकल रिसोर्सेज, मैन मतलब यहां पर ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स डिपेंड कर रहा है फिजिकल रिसोर्स पर, या फिर फिजिकल रिसोर्स डिपेंड कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स पर। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं। यहां पर मानव नहीं है तो फिजिकल रिसोर्स से कुछ काम का नहीं है, मानव है तो वो फिजिकल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा। ठीक है, समुचित उपयोग करेगा उसका वो। ठीक है, तो यही बोला गया है प्रोफेसर गुलिक ने कि अपने संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो प्रबंध है वो मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन का प्रभावकारी उपयोग है। डेफिनेशन क्या प्रूव करती है उसको समझना है यहां पर। दिस डेफिनेशन इज प्रूव दैट मैनेजमेंट कैन यूज इफेक्टिव
अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। इफेक्टिव अरेंजमेंट करता है कौन? मैनेजमेंट। किसका? ह्यूमन रिसोर्स का और आपके फिजिकल रिसोर्सेज का। ये थी आपकी 4 डेफिनेशन। पहले आप ये 4 डेफिनेशन अपने नोट्स में पढ़िए, आप बोर्ड पर भी पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में। चलिए अब हम आप लोगों से बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में। नेक्स्ट डेफिनेशन हमसे क्या कहती है? देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन आप लोगों से कहती है, ये प्रोफेसर क्लग ने दी है। प्रोफेसर क्लग आप लोगों से बोल रहे हैं कि प्रबंध निर्णय करने तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला एवं विज्ञान है। दोबारा सुनना, प्रबंध निर्णय करने, डिसीजन लेने और नेतृत्व लीडरशिप प्रदान करने का कला एवं विज्ञान है। पहले मैं आप लोगों से बात करता हूं कि डिसीजन का मीनिंग क्या होता है। देखो डिसीजन का मीनिंग का मतलब आप लोगों को पता है, निर्णय लेना, डिसीजन लेना। जब कभी भी आप डिसीजन लेंगे ना तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे और उन ऑप्शन में से आप एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। वो होता है आपका डिसीजन लेना। एग्जाम्पल से समझना, जैसे ही आप लोगों ने 10th क्लास का एग्जाम पास आउट किया, आप लोगों के सामने ऑप्शन आ गया, अब हम साइंस लें, अच्छा साइंस में भी मैथ साइंस लें या फिर बायोलॉजी लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें, या फिर हम पॉलिटेक्निक कर लें। मतलब आप लोगों के सामने ऑप्शन आ गए। अब आपको डिसीजन लेना था कि आप क्या करें। उन सभी ऑप्शन में से आपने जिस ऑप्शन को चूज कर लिया तो आपने प्रोसेस को यहां पर कंप्लीट कर दिया है और वो प्रोसेस है आपका डिसीजन लेने का प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर प्रोफेसर क्लग यही बोल रहा है कि प्रबंध निर्णय करने, डिसीजन लेने तथा नेतृत्व प्रदान करने, मतलब लीडरशिप। नेतृत्व प्रदान करने का मतलब होता है लीडरशिप। अब लीडरशिप क्या होता है उसको समझना। लीडरशिप को मैंने यहां पर डिफाइन भी कर रखा है। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति के उस गुण से है, उस क्वालिटी से है जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है अन्य व्यक्तियों को। मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, सर कौन सी क्वालिटी? जिससे वो दूसरे व्यक्तियों को गाइडेंस दे सके, मार्गदर्शन प्रदान कर सके। तो वह जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति में एक क्वालिटी होती है, गुण होता है। कौन सी क्वालिटी, कौन सा गुण होता है? वो लीडरशिप की क्वालिटी होती है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी होती है उस व्यक्ति को हम कहते हैं लीडर। क्या कहते हैं? लीडर, नेता कहते हैं उस व्यक्ति को हम। ठीक है, तो प्रबंध का जो डेफिनेशन है प्रोफेसर क्लग ने दी है उसको समझना, आप अच्छे से समझ में आएगी वो कि प्रबंध निर्णय करने, डिसीजन लेने तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला एवं विज्ञान है। अब कला एवं विज्ञान के बारे में यदि मैं बात करूं तो कला को हम कहते हैं आर्ट। अब आर्ट जो होता है वो प्रैक्टिस बेस्ड होता है। मतलब आज मेरी हैंड राइटिंग खराब है तो मैं प्रैक्टिस करूंगा ना कंटिन्यू बार बार, तो मेरी हैंड राइटिंग एक दिन अच्छी हो जाएगी। आज मुझे डांस नहीं आता तो मैं क्या काम करूंगा, कंटिन्यू डांस की प्रैक्टिस करूंगा, तो एक दिन ऐसा होगा कि मुझे डांस आ जाएगा। दिस इज द आर्ट। साइंस क्या होता है? साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है, एक फिक्स्ड नॉलेज होता है, एक फिक्स्ड प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। आप लोगों को पता है जब कभी भी आप टेबल बोलते हो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे ही क्यों होता है कि सर 2 2 जा 8 क्यों नहीं होता, 2 3 जा 10 क्यों नहीं होता सर? ये हमने क्या कर रखा है? सिस्टमेटिक नॉलेज। आप कहीं पर भी चले जाना, यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा ये टेबल। आप कहीं पर भी चले जाना 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ही रहेगा। अच्छा, आप लोगों ने मैथ में पाइथागोरस पर मैं पढ़ी होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री वाला, जो हमारा ट्रायंगल होता है उसके अंदर ये लगता है प्रमेय। तो वहां पर भी ये फिक्स, आप किसी भी देश में चले जाना, किसी भी कंट्री में चले जाना, हर जगह सेम है। न्यूटन का जो उन्होंने गति का नियम दिया है वो भी फिक्स है। ठीक है, तो साइंस जो है एक सिस्टमेटिक नॉलेज, एक फिक्स्ड नॉलेज है जो फिक्स्ड प्रिंसिपल थ्योरी पे बेस्ड होता है। तो ये होता है आपका साइंस। तो प्रोफेसर क्लग क्या बोलता है? प्रोफेसर क्लग यही बात बोलता है कि आपका जो प्रबंध है वो निर्णय और नेतृत्व, ठीक है, निर्णय करने तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला एवं विज्ञान है। अभी डेफिनेशन प्रूव क्या करता है? दिस डेफिनेशन इज प्रूव दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट इज अ आर्ट एंड साइंस या साइंस एंड आर्ट। जो मैनेजमेंट है वो साइंस भी और आर्ट भी है, कला भी और विज्ञान भी है। देखिए क्या लिखा है, यही लिखा है इसमें। दिस डेफिनेशन इज प्रूव दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट, कला है, एंड साइंस, विज्ञान है। ठीक है,
और लीडरशिप का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लास्ट डेफिनेशन है ये, लास्ट डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, ठीक है, वो है हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं, कई बार एक नंबर में आ भी जाता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, तो वो है हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर। आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में, फटाफट से बताइए आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है। और दूसरा क्वेश्चन और सुन लीजिए मेरा, प्रबंध के गुरु कौन है। ये मैंने 3 क्वेश्चन के आंसर मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को कितना याद है। पहला तो मैंने बता दिया वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, ठीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर कौन है और प्रबंध के गुरु कौन है, गुरु ऑफ द मैनेजमेंट। इन दोनों का आंसर फटाफट से कमेंट में मुझे बताइए। चलिए अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने यहां पर मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन दी है। देखो अब आप लोग कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप करना क्या चाहते हैं। भाई नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा है हमारा एफ.डब्ल्यू. टेलर कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप करना क्या चाहते हैं और तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना है कि वह सर्वोत्तम एवं मितव्ययतापूर्ण विधि से किया जाए। ये डेफिनेशन समझना आप कि किस तरीके से एफ.डब्ल्यू. टेलर ने यह दिया है। एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं आप बिजनेस के अंदर आ गए, बोला सर हम आ गए। सबसे पहले ये सोचिए कि आप करना क्या चाहते हैं, कौन सी गुड्स एंड सर्विस का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोग ये सोचिए कि आप करना क्या चाहते हैं। प्रबंध यह जानने की कला है कि आप करना क्या चाहते हैं, ये बोलते हैं हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर। अच्छा आपको पता लग गया कि आपको करना क्या है, बोला हाँ सर बिल्कुल पता लग गया, हमें गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है। अच्छा गुड्स में किसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सर हम मार्कर बनाएंगे। ठीक है भाई, आप लोग मार्कर बनाओगे, बोला सर हम मार्कर बनाएंगे सर हम। अच्छा मार्कर बनाओगे तो तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना है कि वह सर्वोत्तम तरीके से पूरा किया जाए। तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना है कि वह सर्वोत्तम तरीके से पूरा किया जाए। सर्वोत्तम तरीका मतलब बेस्ट वे से आपको बनाना है मार्कर, एकदम बेस्ट वे से, कि ग्रिप है जो वो भी बेस्ट हो, लिखने में बहुत स्मूथ हो, क्वालिटी दी बेस्ट, क्वांटिटी अच्छी हो। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है यहां पर हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला है कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप करना क्या चाहते हैं। बोला सर हमने पता लगा लिया हमें क्या करना है, हमें गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है, मार्कर बनाना है। तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना है कि वो सर्वोत्तम और मितव्ययतापूर्ण विधि से, मितव्ययता का मतलब ज्यादा खर्चीली नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए उसको बनाने में, ये भी ध्यान रखना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है आपको फिजिकल रिसोर्सेज का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। ठीक है, तो वह सर्वोत्तम एवं मितव्ययतापूर्ण विधि से पूर्ण किया जाए। यह बात कौन बोलता है, हमारा एफ.डब्ल्यू. टेलर। क्या बोलता है कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप करना क्या चाहते हैं, बस पता लग गया। तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना है कि सर्वोत्तम एवं मितव्ययतापूर्ण विधि से उसे पूर्ण किया जाए। यह बात कौन बोला, एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता। ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव या फिर हमारे कैरेक्टरिस्टिक। ऑब्जेक्टिव बाद में पढ़ेंगे हम, पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट या फीचर ऑफ द मैनेजमेंट के बारे में बात करने से पहले फटाफट से इन 2 डेफिनेशन को नोट्स में पढ़ेंगे या फिर आप बोर्ड पर भी पढ़ सकते हैं। जल्दी से पढ़िए, फिर हम बात कर रहे हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट की। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट के बारे में, फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट के बारे में अब हम बात करते हैं। मतलब प्रबंध के हमारे विशेषताओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब प्रबंध की विशेषताएं बहुत सारी होती हैं, मैं कुछ विशेषताओं को आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूं, आप लोग देखना है यहाँ पर। हालांकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन ये फास्ट रिवीजन है, इसमें जल्दी जल्दी आपको बताया जाएगा। कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला जो आप लोगों को यहाँ पर विशेषता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है अन्य लोगों से कार्य करवाने की कला। ये हमने डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा है कि दूसरे लोगों से हम कार्य किस प्रकार से करवाते हैं। एक बेस्ट पर्सन, बेस्ट क्वालिटी वाला, उसे उसी फील्ड का वर्क दिया जाना चाहिए जिसमें वो बेस्ट है। ठीक है, ये होता है आपका अन्य लोगों से कार्य करवाने की कला के अंदर। दूसरा पॉइंट मैं पढ़ता हूं यहाँ पर, वो है उद्देश्यपूर्ण क्रिया। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो
कैसा ही ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिटेबल हो चाहे नॉन प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। प्रॉफिट कमाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया हो या फिर प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया हो, दोनों ही प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होता है, और उस ऑब्जेक्ट को फुलफिल हम कैसे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से। इसीलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट है जो एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर्पस का एक्टिविटी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी है, ठीक है। थर्ड हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कहता है औपचारिक सामूहिक क्रिया। ये भी हम डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि जो मैनेजमेंट होता है वो फॉर्मल जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर अप्लाई होता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब ये अप्लाई होता है तो इसीलिए ही बोला गया है इसी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कि मैनेजमेंट है जो एक औपचारिक सामूहिक क्रिया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पर मानवीय क्रिया। ये तो सबको पता ही है कि मैनेजमेंट जो होता है वो मानव के द्वारा किया जाता है और मानव के ऊपर ही किया जाता है, ठीक है। मैन के द्वारा ही किया जाता है और हमारे जो मैन होते हैं उनके ऊपर ही किया जाता है, जो एम्प्लॉय होते हैं, जो वर्कर होते हैं हमारे, उनके ऊपर किया जाता है। इस वजह से बोला गया है कि मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, एक मानवीय क्रिया है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक बात करता है चुनौतीपूर्ण क्रिया की। चुनौतीपूर्ण क्रिया की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर टास्क होता है, हमारे पास चुनौती होती है एक काम को करने की। उस काम को करने की जो चुनौती होती है हमारे पास, उस चुनौती को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। किसके जरिए एक्सेप्ट करते हैं, मैनेजमेंट के जरिए एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट के जरिए उस टास्क को, उस चुनौती को हम पूरा भी करते हैं। इसलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट है जो एक चुनौतीपूर्ण क्रिया है। नेक्स्ट बात करता है सृजनात्मक क्रिया, क्रिएटिव एक्टिविटी। नए नए तरीके से हम क्या काम करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, समुचित संसाधनों का उपयोग करते हैं, हमारे फिजिकल रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज का एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। इसीलिए बोला गया है कि जो प्रबंध है वो एक सृजनात्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, सृजनात्मक क्रिया है, क्रिएटिव एक्टिविटी है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं हमारा यहाँ पर सिद्धांतवादी क्रिया की, प्रिंसिपल बेस्ड एक्टिविटी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हेनरी फ्यूल के द्वारा दिए गए हैं। तो प्रोफेसर हेनरी फ्यूल है जो 14 प्रिंसिपल इन लोगों ने दिए हैं और उन 14 प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं और ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल होते हैं, हम इन्हें कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट इज अ प्रिंसिपल बेस्ड एक्टिविटी, एक सिद्धांतवादी क्रिया है और यही इसका कैरेक्टरिस्टिक भी है। नेक्स्ट आता है सार्वभौमिक क्रिया। मैनेजमेंट को हम किसी भी क्षेत्र के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आपका धार्मिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र ही क्यों ना हो, हर प्रकार के क्षेत्र के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आपके मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैनेजमेंट कैसा बोला गया है आप लोगों का, एक सार्वभौमिक क्षेत्र, यूनिवर्सल जो एरिया है वो बताया गया है आपके मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अदृश्य शक्ति, इंटेंजिबल फोर्स। हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जब सारे एम्प्लॉय खुश हों, मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो, मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है, फील हो रहा है ये हमें। अच्छा, जब हमारे मैनेजमेंट के अंदर, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय जो है अनसेटिस्फाई है, हमसे खुश नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअस प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम ये फील कर सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वातावरण मूलक क्रिया, ठीक है, इन्वायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी। अब बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो इन्वायरमेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आपका मैनेजर आता है, आपका ओनर आता है, आपका एम्प्लॉय होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कस्टमर आता है, इन्वेस्टर आता है, बैंक आता है आप लोगों का, ठीक है। तो इन दोनों को सेटिस्फाई भी करना पड़ता है। सेटिस्फाई किसकी वजह से हम लोग कर सकते हैं, हम सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट की वजह से। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक था मैनेजमेंट का, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को आई होप समझ में आए हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। फटाफट से आप लोग कैरेक्टरिस्टिक एक बार अपने नोट्स में पढ़ लीजिए। कोई इश्यू हो तो कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। नाउ आई स्टार्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। प्रबंध के उद्देश्य के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब प्रबंध के उद्देश्य के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि उद्देश्य का मीनिंग क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है। ऑब्जेक्ट का मीनिंग समझना,
टारगेट को अचीव करने के लिए जो वर्क किया जाता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल क्या है मेरा? एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपको बनना है सीए, यह है आपका टारगेट, ठीक है। आपको सीए बनना है और यह आपका टारगेट है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपने क्या काम किया? एक वर्क किया। 12th क्लास में आपने 90 अबोव परसेंटेज बनाया, ठीक है। दोबारा सुनना मेरी बात, टारगेट क्या है आपका? सीए बनना। और आप क्या कर रहे हैं? इस टारगेट को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हैं। क्या वर्क कर रहे हैं? 12th क्लास में 90% से अबोव बना रहे हैं। दिस इज द ऑब्जेक्ट। कि 12th क्लास में जो आपने 90% से अबोव बनाया है ना, ये होता है ऑब्जेक्ट। आपने ऑब्जेक्ट किया है, मैंने यही लिखा है, देखो यहां पर मीनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट के अंदर कि टारगेट को अचीव करने के लिए किया गया वर्क ऑब्जेक्ट कहलाता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हम कार्य करते हैं यह हमारा उद्देश्य कहलाता है, ठीक है। अब मैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। देखो, हर एक बिजनेस का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, और हर प्रकार के मैनेजमेंट का कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य होता है। तो मैनेजमेंट करने का भी कुछ उद्देश्य होता है। मैनेजमेंट करने का क्या उद्देश्य होता है? यहां पर मैं आप लोगों को मैनेजमेंट करने के उद्देश्य बता रहा हूं। यहां पर मैनेजमेंट करने के 4 उद्देश्य मेरे सामने हैं। पहला जो उद्देश्य है वो है प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्ट, और दूसरा उद्देश्य है सहायक उद्देश्य, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। तीसरा उद्देश्य आता है व्यक्तिगत उद्देश्य, पर्सनल ऑब्जेक्ट, और चौथा है सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्ट। मतलब मैनेजमेंट करने के 4 उद्देश्य अवेलेबल होते हैं हमारे पास। पहला उद्देश्य होता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट, प्राथमिक उद्देश्य। सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पर सहायक उद्देश्य, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। थर्ड होता है हमारे पास व्यक्तिगत उद्देश्य, पर्सनल ऑब्जेक्ट, और फोर्थ होता है हमारे पास सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्ट। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एक करके पूरा का पूरा डिस्क्राइब करता हूं। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो है प्राइमरी ऑब्जेक्ट। प्राइमरी ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है वो समझ रहा हूं। प्राइमरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विभिन्न पार्टीज, जितनी भी पार्टीज होती है उनको सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना। अब एक बिजनेस के अंदर 2 तरीके का एनवायरनमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 2 तरीके का एनवायरनमेंट अवेलेबल होता है। एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इन दोनों एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, क्या बताया मैंने? एक इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इन दोनों एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है? हमारे यहाँ पर पार्टीज अवेलेबल होती है। यह है इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल होता है आपका ओनर, आपका मैनेजर, आपके एम्प्लॉय, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आपका इन्वेस्टर हो सकता है, आपका बैंक हो सकता है, आपका गवर्नमेंट हो सकता है, आपका कस्टमर भी हो सकता है। यही चीज मैं आप यहां समझा रहा हूं। देखो, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर यहां पर अवेलेबल है मेरे पास ओनर, मैनेजर, एम्प्लॉय। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर मेरे पास अवेलेबल है बैंक, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट और कस्टमर। इन सबको सेटिस्फाई करना है बस आप लोगों को। दिस इज योर प्राइमरी ऑब्जेक्ट। इन सबको आपने यदि सेटिस्फाई कर दिया तो आपने अपने प्राइमरी ऑब्जेक्ट को रिसीव कर लिया, अचीव कर लिया। सर इनको सेटिस्फाई कैसे करें? देखो, ओनर चाहता है मुझे बेस्ट प्रॉफिट हो, मैनेजर चाहता है कि मुझे अच्छा रेम्यूनरेशन मिले, एम्प्लॉय चाहता है मुझे अच्छा सैलरी मिले, ठीक है। बैंक चाहता है कि मेरे द्वारा जो लोन दिया गया है बिजनेस को जल्दी से उसका रीपेमेंट हो जाए और विद इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट मिल जाए। इन्वेस्टर चाहता है जो पैसे मैंने इस बिजनेस के अंदर लगाए हैं उससे मुझे ज्यादा के ज्यादा मात्रा में मुझे क्या हो, रिटर्न मिले, ठीक है। जो पैसा मैंने इस बिजनेस के अंदर लगाया है मुझे ज्यादा मात्रा में रिटर्न मिले। गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि मेरे पास सही समय पर सही टैक्स अवेलेबल हो, मतलब इस बिजनेस के द्वारा जो प्रॉफिट कमाया जाएगा तो इस प्रॉफिट के ऊपर जो भी टैक्स लगेगा वो सही समय पर फिल कर दे। कौन? बिजनेस। किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट भी सेटिस्फाई हो गई। अब कस्टमर क्या चाहता है? कस्टमर चाहता है कि मेरे को मिनिमम कॉस्ट पर, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट पर मेरे को तो बेस्ट क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विस मिल जाए, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, ठीक है। इन सभी पार्टीज को यदि आपने सेटिस्फाई कर दिया तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है जो आपको अचीव हो जाएगा। कैसे? ओनर चाहता है प्रॉफिट, आपका मैनेजर चाहता है अच्छा रेम्यूनरेशन,
एम्प्लॉय चाहता है अच्छी सैलरी, गवर्नमेंट चाहती है सही समय पर अच्छा टैक्स, इन्वेस्टर चाहता है सही समय पर अच्छा रिटर्न मिल जाए, बैंक चाहता है लोन जो लिया है उसका रीपेमेंट हो जाए, वो मुझे इंटरेस्ट मिल जाए, कस्टमर चाहता है कि मुझे बेस्ट क्वालिटी का गुड्स एंड सर्विस मिनिमम कॉस्ट पर मिल जाए। बस इनको सेटिस्फाई करना है। इनको सेटिस्फाई करने से आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी ऑब्जेक्ट अचीव हो जाएगा। ठीक है, अब प्राइमरी ऑब्जेक्ट यहां पर 4 तरीके से डिवाइड हुआ है। कैसे हुआ है उसको समझना है आपको। प्राइमरी ऑब्जेक्ट में सबसे पहला काम क्या होता है? प्रोडक्शन करना है आपको गुड्स एंड सर्विस का मिनिमम कॉस्ट पर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, सेकंड बात, डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एंड सर्विस फॉर सेटिस्फाई द कस्टमर। आपको मिनिमम कॉस्ट पर प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के बाद सेटिस्फाई करना है अपने कस्टमर को, डिस्ट्रीब्यूट मतलब सेल्स करके उनको। थर्ड आता है रेम्यूनरेशन, प्रोवाइड रेम्यूनरेशन। जो भी एम्प्लॉय, जो भी वर्कर आपके बिजनेस में काम कर रहा है उसको आप अच्छी मात्रा में रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करें। और लास्ट आता है प्रोवाइड प्रॉफिट। आप इस तरीके से मैनेजमेंट कीजिए कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट भी अवेलेबल हो। ये 4 काम करने हैं आप लोगों को। पहला काम क्या करना है? प्रोडक्शन करना है किसका? गुड्स एंड सर्विस का एट मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट पर। दूसरा आपको सेल्स करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है किसका? गुड्स एंड सर्विस का। किस लिए? कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। तीसरा, जितने भी आपके एम्प्लॉय वर्कर काम कर रहे हैं उनको रेम्यूनरेशन देना है। और चौथा, सही मात्रा में प्रॉफिट भी कमाना है। ये होते हैं आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट। फटाफट से आप नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स के अंदर पढ़ेंगे क्या? प्राइमरी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट और फिर हम बात करेंगे पर्सनल ऑब्जेक्ट एंड सोशल ऑब्जेक्ट के बारे में। चलिए देखिए। Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot bar. Fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park pot.